Hi guys, good morning and welcome back to the channel. Today we will be covering 5-year plans in India, उसके goals and achievements. Very easy chapter, one of the very beautiful chapter. Like बहुत important इसने beautiful भी क्या but बहुत एक important role play करा है इस chapter ने basically 5-year plans ने हमारी economy की development के लिए. तो economic planning का सबसे पहले मतलब क्या होता है? It refers to a system under which a central authority जैसे कि planning commission sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. The principal focus is on the rational management. तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्लानिंग कमीशन एक बनाई गई थी. ये जो प्लानिंग कमीशन है इफ़ेक्टिवली एंड अफिशिएंटली यूज़ करती है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिवली यूज़ करती थी उसे. द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ. हमारा सोशल वेलफेयर ये इंपॉर्टेंट है प्लस जीडीपी ग्रोथ, बिकॉज जितनी जीडीपी ग्रोथ होगी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, उतनी डेवलपमेंट बढ़ती है, उतना सब चीज़ें अच्छा चलता है फॉर से. ओके, दिस इज़ व्हाट प्लानिंग कमीशन सेज. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजिंग ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़. कि जैसे कुछ हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम ऐसे प्लान करके चलते हैं ना कि प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे को ये करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा सा आटा पड़ा है, दिस इज़ जस्ट एन वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपको ये ऊपर वाला समझ आ जाए. आटा पड़ा हुआ है, थोड़ा ही है, तो मैं सिस्टमेटिकली जैसे प्रायोरिटी बेसिस पे कि मेरे को यहाँ पे कुकीज़ भी बनानी है और मेरे को यहाँ पे रोटी बनानी है, तो मेरी प्रायोरिटी तो रोटी है ना जो हम सब खाएंगे. कुकीज़ तो आर अ पार्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा थिंग, तो प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे को इसको यहाँ पर खर्च करना है रादर देन दिस. तो कुकीज़ को कैंसिल करके रोटी को प्रायोरिटाइज़ करा. वैसे ही अपने इन स्कार्स रिसोर्सेज को इतना एफिशिएंटली यूज़ करना कि जो ज़रूरी चीज़ है प्रायोरिटी बेसिस पे वो चीज़ करी जाए. सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक प्लान मीन्स. यहाँ पर इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लान रियलिटी बना जब प्लानिंग कमीशन सेटअप करी गई. अब यहाँ पे क्या करी गई, प्लानिंग कमीशन इन 1950 सेटअप करा गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इट हैज़ नाउ बीन अबॉलिश्ड. अब इसकी जगह पे हमारे पास नीति आयोग आ चुका है. दिस हैज़ बीन प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन अबॉलिश्ड आफ्टर बीजेपी की सरकार एंड उस पर रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग ने, जो रोल है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जो एक्सेलरेट करती है द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ. सो दिस हैज़ बीन एबॉलिश्ड इन 2015. तो इसकी जो टाइम लाइन है वो चली थी 1950 टू 2015. अगर मैं आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया देना हो तो मैं इसका एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ प्लानिंग कमीशन होता क्या है. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जैसे स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उस पर करना, उसको यूटिलाइज़ करना स्कार्स रिसोर्सेज को. और समराइज़ करने को तो 1950 को चालू हुआ था, 2015 में ख़त्म हुआ था एंड इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता था प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, 5 साल के प्लान्स बना देती थी कि इस ड्यूरेशन से लेके इतने तक आप ये चीज़ों पर फोकस करोगे. दैट इज़ ऑन द प्रायोरिटी बेसिस. जैसे कि मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर देना था. दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया था. ठीक है, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ेंगे. ये बेसिकली है कि 5 साल के प्लान्स बना दिए गए थे. इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये इकोनॉमिक स्फेयर्स होते हैं. एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल स्फेयर. प्लानिंग जो कवर करता है बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बोलते हैं. तो दिस वॉज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, जो बहुत सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर्स पे डेवलप कर रहा हो. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्लानिंग. सिंपल है, इंडिपेंडेंस से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी दैट वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी एंड इवन इट वाज अ डिपेंडेंट इकोनॉमी. इट वाज अ बैकवर्डनेस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. देयर वाज अ लॉर्ड पॉवर्टी. तो इस चीज़ को डाइव आउट करने के लिए हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना था. और जीडीपी ग्रोथ बिना पब्लिक सेक्टर के नहीं ग्रो हो सकती थी. ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती थी, बट प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे जाता है. तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट थी. बैकवर्ड थी क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी लो थे. स्टेगनेंट थी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बहुत कम थी. Such an economy could not be left to the market forces of supply and demand. Market forces का मतलब है कि हम उसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते थे. To trace its path of growth and development, it needed a big push of investment which is supported by government. मैंने भी ये लिखा कि हमें पब्लिक सेक्टर को देना था इसको, ना कि हमें इसको अपनी प्राइवेट सेक्टर को देना था. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर, देखो जितना भी प्राइवेट सेक्टर होएगा वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखेगा. जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉफिट को तो चलो देखेगा, बाद की बात है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको भी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, बट ये जो सोशल वर्क है वो ज़्यादा करेगा.
उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। वैसे मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइवेट सेक्टर है, बहुत अगर थोड़ी स्टैंडर्ड्स में बताना हो, बट स्टिल यहाँ पे रेफर्स टू सिचुएशन जब गवर्नमेंट ऑफ कंट्री इंटरफेयर नहीं करती मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में। हमने पढ़ा था ना कि डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, फिर प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर डिमांड बढ़ी और सप्लाई भी अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है, अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो जाता है सॉरी। तो इस बेसिस पे प्राइस सेट होता था। अब इस प्राइस सेट अगर सिर्फ हम डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस पे देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर, अगर हमें डिमांड या फिर सप्लाई को नहीं देखना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो कई चीज़ों का प्राइस डिसाइड कर लेती है कि इस प्राइस पे आप बेचोगे किसी भी चीज़ को, उसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही तो वो प्राइवेट सेक्टर ही हुआ ना। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू एलोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, दे सिंपली प्रोड्यूस दीज गुड्स व्हिच फेच देम हाई प्राइस हाई प्रॉफिट नो मैटर वेदर द पुअर गेट इवन द मिनिमम ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। मैक्सिमाइजेशन डिनोट्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, सोशल वेलफेयर इज गिवन अ notional zero priority. It is a model of capitalist economy briefly called capitalism. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें पढ़ा होगा कि जो कैपिटल इकोनॉमी होती है वो प्राइवेट्स की होती है, जो सोशल इकोनॉमी होती है वो पब्लिक की होती है, और मिक्स जो होती है हमारी जो इंडिया है वो मिक्स्ड है, कैपिटल प्लस प्राइवेट। लेकिन हम लेकिन हम अभी साथ में ही उनको अपनी जो स्टेटमेंट इकोनॉमी है हम उसको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं दे सकते थे। इस वजह से देयर वाज अ नीड ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। उसके बाद है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो होती है जहाँ पे सोशल स्फेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स दोनों पर ध्यान दिया जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स, सोशल में हमारे पास आ जाता है एजुकेशन, हेल्थ, ये वो, एंड इकोनॉमिक में हमारे पास तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग मैंने यहाँ पे बताया सोशल एंड इकोनॉमिक। अब डायरेक्टिव इकोनॉमी क्या होती है कि वो सिस्टम होता है जहाँ पे प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है टू डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट करना। किसको डायरेक्ट करना? द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को, सो दैट सिस्टम डज नॉट गो वेयार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि डिमांड जो है और हमारी सप्लाई है उसको डायरेक्ट करना, ये उन्होंने लिखा है टू डायरेक्ट द फोर्सेस सो दैट सिस्टम डज नॉट गो वेयार्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का स्टेज तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, यानी इसको ऐसे डायरेक्ट करना कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहे, यानी कि जो जितना डिमांड है उतनी ही सप्लाई रहे। अब ये ऐसा क्यों करना? वैसे ऑल तो आपको इतना गिवन नहीं है बुक में, लेकिन ये क्यों करते हैं? देखो, अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई डिसबैलेंस होके सप्लाई मीन्स या कांस्टेंट भी, तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई लेकिन हमारे पास उतना सप्लाई नहीं है, तो ये लॉस होता है इकोनॉमी को, ठीक है, दिस इज एन इकोनॉमिक लॉस। नहीं तो यहाँ पे पैसा जाता, ठीक है, पैसा आता, इक्विलिब्रियम में पैसे का फ्लो बनता, बट अब हमारे पास उतनी सप्लाई ही नहीं है, हम डिमांड तो है, दिस लीड्स टू लॉस। अगर डिमांड कम है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की, तो इसमें भी लॉस है। तो दोनों तरफ से जब लॉस ही लॉस है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। In such planning, there is no direct participation of the state. It is more like directing the private sector with the regard of set of do's and don'ts, so that national interests do not suffer. Is pursued in capitalist economy. यहाँ पे सिंपल है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। वैसे आप उसको डायरेक्ट करोगे कि चाहे तुम प्राइवेट सेक्टर हो, बट दिस इज योर डूज एंड दिस इज योर डोंट्स, कि इससे हमने देखो, अगर चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है बट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो ख्याल होता है, बिकॉज एक इकोनॉमी में हर तरह के लोग हैं, दे आर पुअर्स, बिलो पावर्टी लाइन भी है, अप पावर्टी लाइन भी है, ज़्यादा अबव भी है, बहुत ज़्यादा अबव, बहुत हाई क्लास लोग भी हैं। तो एक जो बंदा होगा वो तो उनके लिए प्रोड्यूस। उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, विच इज ऑन द अदर हैंड refers to a system in which government herself participates in the process of growth and development. Comprehensive is pursued in social economists as well as in the mixed economy. अब जो इंडिया है that is a mixed economy, and ये प्रैक्टिस किया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमीज में। मतलब इसका सिंपल मतलब है, इकोनॉमी को उसने दो तरह पार्ट्स पे डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, एक होती है हमारी डायरेक्टिव प्लानिंग। फ़र्क क्या है? डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हम वैसे डूज एंड डोंट्स दे देंगे, बट ऐसे डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। जबकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो है वो हमारी सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी पे जाता है। सोशल एंड मिक्स में मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, हो सकता है द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस माइट चेंज। सोशल में डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी, मिक्स्ड इकोनॉमी में इट विल बी लाइक ठीक ठाक। So this is what ऊपर एक्सप्लेन करा गया। While individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, social gains are fostered through direct participation of the state as under socialism. उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशल एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑल्दो हमने +1 में पढ़ा हुआ है तो आई वोंट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, इसका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बट ऐसे 2 मार्क्स में मैक्सिमम 2-3 नंबर में। उसके बाद हमारे पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मैं ब्रीफ में बता दिया था पहले भी, कैपिटल
प्राइवेट्स की इकोनॉमी एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ओन इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमीज। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नील रहती है, मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये डूज है ये डोंट्स है, बट ऐसे कोई उनकी नहीं है। द salient features of capitalist economy, there is a private means of production that the profits are maximize the role of government। देखो 3 चीज़ें उसने बताई है, प्राइवेट ओनरशिप जो मैंने 3 बताई है, गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था इसका एम क्या है, एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसे 3 पॉइंट्स लिखा ना, पहले ऊपर डेफिनेशन लिख देना ये वाली, ये 3 पॉइंट्स फीचर्स के, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूँ सोशल इकोनॉमी का बताओ, इसको चेंज कर दो पब्लिक में, इसको चेंज कर दो सारा का सारा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होएगा। थर्ड चेंज कर दो, एम इसका चेंज कर दो सोशल वेलफेयर पे। ये आपका सोशल इकोनॉमी का तैयार हो गया। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द सिस्टम दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज जीडीपी की ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। प्रिंसिपल डीमेरिट है कि ये इग्नोर करता है कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ता, अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, तो वो फर्दर इन्वेस्ट का क्या करेगी जब तुम सोशल प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच, द पुअर पीपल सफर अच्छा सॉरी ये कैपिटल का मैं बता रही थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि अब यहाँ पे तुम प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कि बस मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए किसी भी तरह। यहाँ पे जो पुअर्स हैं वो हार्म होता है। इस केस में क्या होता है, रिच गेट्स मोर रिच, poor becomes more poor, poor becomes poorer, rich becomes richer, poor becomes poorer। ये वो सिचुएशन है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कलेक्टिव पब्लिक, इसके 3 फीचर्स हैं, मैनर सोशल वेलफेयर इसका एम है, एंड दीज आर पब्लिक ओनरशिप और पार्टिसिपेशन। सिर्फ लॉ और डिफेंस तक नहीं रहता, लेकिन हर जगह पे रहता है उसका। अब मेरिट क्या, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, तो फर्दर वो इन्वेस्ट क्या करेगी। उसके बाद मेरे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक इकोनॉमी बनती है। दिस इज प्राइवेट प्लस पब्लिक इज इक्वल टू इकोनॉमी। तो इसके फीचर्स क्या है, मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट, प्रोडक्शन डिसीजंस कुछ वो लेते हैं, लाइक सेक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस डिसाइड कर ली जाती है, एंड प्लेस द मेरिट है कि सब कुछ होगा। डीमेरिट होता है समटाइम्स कन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन बोथ द पार्टीज। प्रिंसिपल डीमेरिट, गवर्नमेंट इज इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन लीडिंग टू लो एफिशिएंसी। मिक्स्ड इकोनॉमीज आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन। इट मे बी नोटेड मोस्ट इकोनॉमीज आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमीज वेयर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द वे ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइसेस कहता है इस वजह से अभी ऐसा हो गया कि जितने भी प्राइसेस होंगे या जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई होएगी, ये कौन लेगा इसका डिसीजन, वो डिमांड एंड सप्लाई लेगी। आई मीन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन वगैरह का होता है, लेकिन इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा, इस चीज़ को रेगुलेट करेगी हमारी पब्लिक सेक्टर यानी कि हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स दे आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड जनरली इनको कॉमन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बोल दिया जाता है। शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं स्पेसिफिकली। अब जैसे होता है, एक ये मेरा बड़ा प्लान है कि मेरे को, जैसे एक बिजनेस है, मैं बिजनेस के कंसेप्ट से बताती हूँ। मेरा ये बड़ा एम है, अब मेरा गोल है कि मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अब मैं इस गोल की तरफ तो तभी मतलब ये मेरा पूरा साल ये गोल रहेगा कि मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। अब अराउंड मैं 4-5 जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाऊंगी कि हो सकता है मैं अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम लेके आऊँगी, तभी प्राइस बढ़ेगा, आई कैन मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करूँगी बिकॉज अल्टीमेटली वो भी मेरा लॉस ही रहेगा। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कैसे एफिशिएंट बना सकूँ अपनी मशीन्स को। ठीक है, कैसे मैं अपनी लेबर को ट्रेन कर सकूँ कि वो अच्छे से बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे प्राइजेस पे बनाए। ठीक है, क्या मैं ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स लेके आऊँ कि मेरी सेल बढ़ जाए। ऐसे मैं शॉर्ट टर्म गोल्स उठाऊंगी और ये जो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे ये कॉम्प्लीमेंट करेगा प्रॉफिट को। दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिसाइंड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू एम्पली क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव्स it must however be made amply clear that objectives of plans रेफरिंग टू स्पेसिफिक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। इन्होंने ना ऐसे डिवाइड कर दिया, जो शॉर्ट टर्म के लिए है ये उनको प्लान्स बुला रहा है और जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो उसको प्लानिंग बुला रहा है। उसने यही लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स जो कि उसने रेफर करा है शॉर्ट पीरियड के लिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग जो उसने रेफर करा है लॉन्ग टर्म के लिए। नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, ये एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है बट कॉम्प्लीमेंटिंग है। मैंने यही बताया ना कि एक बड़ा प्लान है, दिस इज प्लानिंग, दिस इज प्लान्स, दीज आर प्लान्स, ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे। Truly speaking, short objectives plan to with a view to achieve long term period objectives or the common goals of 5 year plans। मैंने जैसे बताया, अब प्लान्स के पास गोल्स क्यों होने चाहिए, ये वही बात है अपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा। प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। वो कहता है कि प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरी है। अब इसका तो साफ साफ रीज़न है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी तो मैं प्लान किस चीज़ के लिए करूँगी, तो वही लिखा है उसने। अब कुछ हमारे पास लॉन्ग पीरियड गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जीडीपी ग्रोथ है,
फुल एम्प्लॉयमेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन है, फिफ्थ सेल्फ सफिशिएंसी है। मैंने चैप्टर 1 की वीडियो में आपको बताया था कि यूएसए ने हमें थ्रेट करा था। उस टाइम पे मैं इसी एग्जांपल की बात कर रही थी कि मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रही थी एग्जांपल, बट इट्स ओके। अभी मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमी है, व्हाट वर द सक्सेस या फिर अचीवमेंट्स हैं जो भी है, फेलियर्स क्या रहे थे, एंड आज वी विल बी रैपिंग अप आवर चैप्टर इन दिस वीडियो ओनली। सो आई विल ट्राई कि मैं जितना जल्दी इस चीज़ को कवर कर सकती हूँ, आई विल बी कवरिंग इट। अब हमारे पास जो लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या क्या है। फर्स्ट इज योर जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी में इंक्रीज इंप्लाई करता है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा। लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस ये इंप्लाई, जितनी जीडीपी ज़्यादा होती है वो इंप्लाई करता है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रही है, आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, पैसा आएगा इकोनॉमी में, दैट विल बी इंप्लीमेंटेड या फिर दैट विल बी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, नॉट इंप्लीमेंटेड बट सर्कुलेटेड। इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंट होंगे, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोल दिया जाता है। इंक्रीज इन जीडीपी दो फैक्टर्स के बेसिस पे होती है। इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, यानी कि रिसोर्सेज जो है, एक तो रिसोर्सेज बढ़े तो जीडीपी बढ़ी, या फिर प्रोडक्टिविटी या आउटपुट बढ़ा तो। Planning in India is to ensure that natural resources are fully explored and production technologies continuously improve so that GDP growth achieves a momentum. GDP growth समझ आया। मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा करके लिख रही हूँ। GDP बढ़ी, ओह माय गॉड, GDP बढ़ी तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो एक तरह से मनी फ्लो बढ़ा, मनी फ्लो बढ़ा तो इट विल बी सर्कुलेटेड इन द इकोनॉमी, नॉट इन द मॉनेटरी टर्म्स जैसे मनी बढ़ी, बट ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन बढ़ती है यानी कि हमारे पास ज़्यादा सप्लाई है, वी आर सफिशिएंट, वो चीज़ें। फिर उसने बोला जीडीपी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रिसोर्स बेस यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारी इकोनॉमी में, या फिर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है। सेकंड पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो जीडीपी ग्रोथ हो गई, वो ये तो देखो हर इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे रन कर रही है, वो चाहती है कि मेरी जीडीपी ग्रोथ हो जाए। जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पे हम एक कंट्री की इकोनॉमी को जज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया जीडीपी ग्रोथ। सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिचुएशन जहाँ पे पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा वास्ट जा रही हूँ टॉपिक पे। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, दिस आई विल बी टेलिंग यू इन द चैप्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल एक चीज़ देखो, अनएम्प्लॉयमेंट होता है पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क। ऐसा नहीं कोई हैंडीकैप है, ठीक है, एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, वो चाहता भी है मेरे को काम मिले। यहाँ पे देखो, चाहना एंड कर भी पाना, कर भी सकता है, और इस बंदे को जॉब ना मिले, इस बंदे को जॉब ना मिले, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसको अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन वो चाहे भी ना, वो चाहना भी चाहिए। ये एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट ही होती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि अब जॉब्स है नहीं, ये काम नहीं करता, अब इंडिया का कसूर, गवर्नमेंट का कसूर निकालेंगे, बट वो बंदा चाहना, देखो चाहेगा तो कुछ अपना बिजनेस भी खोल सकता है, ठीक है, कोई, बिकॉज बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स आ चुकी हैं। आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इट, बट बहुत स्कीम्स आई हैं। अगर कोई बंदा चाहे एंड एक मन में हो कि मैं कर पाऊंगा, उसको नौकरी भी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, उनको गेटिंग वर्क। और एक एडिशनल पॉइंट, उस वेज रेट पे भी, जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है उस पे काम, वो ऐसा ना मेरे को तो ज़्यादा रेट चाहिए, वो फिर नहीं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं। इन अदर वर्ड्स दोज आर एबल टू विलिंग मस्ट गेट वर्क, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। अगर एम्प्लॉयमेंट होगी, मोर ग्रोथ, मोर पीपल विल बी पार्टिसिपेटिंग, हर एक के पास पैसा होगा, अगर हर एक के पास पैसा होगा वो स्पेंड करेगा, एंड इकोनॉमी जो मनी फ्लो है वो सर्कुलेट होता रहेगा। दिस इज व्हाट द कोर आइडिया। बेनिफिट्स मस्ट बी शेयर अक्रॉस वाइडर सेक्शन। सोशल जस्टिस, इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब जैसे ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का मैं मतलब बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रिच पीपल होते हैं, एक हमारे पास पुअर पीपल होते हैं, यही दो तरह के पीपल्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। अब हो क्या रहा है, जीडीपी ग्रोथ हमने देखी, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, क्या मैं जीडीपी, हाँ, अब क्या, लेकिन एक्चुअल में वो, अच्छा कंट्री तो बहुत बढ़िया भाई, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अब हम तो यही अज्यूम करेंगे कि कंट्री की जीडीपी बढ़ी है, मतलब डेवलपमेंट पूरी ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी उस चीज़ की क्या है, जो रिच लोग हैं ना, जो हमारे रिच पीपल हैं, वो सारा का सारा जीडीपी की ग्रोथ वो कर रहे हैं, ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज़ वो खोल रहे हैं, नई नई पावर प्लांट्स वही लगा रहे हैं, सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनको दी जा रही है, सब काम ये कर रहे हैं, लेकिन पुअर के पास कुछ भी नहीं है। रिच लोगों के पास उन्होंने देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सब बेसिक नेसेसिटीज़, लग्जूरियस आइटम्स है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पुअर के पास तो कुछ भी नहीं है, ना लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है ग्रोथ तो हुई, जीडीपी तो भाई मेरी तो कंट्री का तो जीडीपी बढ़ा, बट पता नहीं ना पुअर तो और पुअर हो रहे हैं। बट दिस इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, लेकिन हमें ग्रोथ चाहिए विद सोशल जस्टिस। इस वजह से हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करो, बट फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी क्रिएट हो नहीं सकती, बट वी आर ट्राइंग मैक्सिमाइज कि उतने तक तो पहुँचे ना,
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इक्वली रिच, अब हो क्या रहा है मैं बताती हूँ हो क्या रहा है। सब्सिडीज़ हैं, ये सब्सिडीज़ का पॉइंट एक्सप्लेन करते पहले एक बार ये पढ़ लो। Economic growth would become meaningless if benefits of growth accrue to only handful people in the society. Note the following observations carefully. Growth serves virtually no purpose in society where rich tend to become richer and poor continue to struggle even for the essentials of life. Essentials of life. Benefit of growth must spread across all in equitable distribution of equitable income implies social equality and this is one of the principal objective. अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें वैसे समझाने लगी थी बट ये एग्जाम्पल हम रीड करते हैं तो these difference are socially unwarranted are to be proportionate to the। अब यहाँ पे देखो when doctor gets ₹50,000 to perform a surgery lasting for 1 hour, उसको 1 घंटे का 50,000 रुपये मिल रहे हैं। कूल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ फैक्ट्री वर्कर गेट्स 50,000 फॉर इंटायर ईयर वर्किंग 8 आवर्स अ डे। उसको 8 घंटे वो काम करता है, हर मतलब पूरे साल का उसको 50,000 मिल रहा है। सच इंडिफरेंस इज टू लार्ज टू बी सोशली जस्टिफाइड। तुम कहोगे इसको भी 50,000 ही मिलता है उसको, भाई देखो वो 8 घंटे काम करता है, वो 1 घंटे का कमा लेता है और ये 1 साल ऐसी सर्जरीज उसके पास ना जाने कितनी आनी है। सो इक्विटी इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होना चाहिए। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अर्बनाइजेशन, आईटी सेक्टर जो है हमारा रिवॉल्व होना चाहिए। मॉडर्न एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे एक वेल नोन एग्जांपल है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। तो एक टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, अपना टेक होना चाहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ मॉडर्नाइजेशन हो। कन्वेंशनल विजडम विदाउट अ वैलिड रीजन मस्ट गिव अ वे टू मॉडर्न आउटलुक। ये इशूज़ जैसे एम्पावरमेंट ये पार्टिसिपेट करने चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी। सेल्फ सफिशिएंसी मैंने वैसे तो लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था बट स्टिल इसका आइडिया क्यों आया था, हम नहीं चाहते थे इंडियन इकोनॉमी को एक पॉलिटिकल प्रेशर में आकर, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, तो हमें लड़ाई में एक बार भी सोचना ना पड़े कि अरे वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, हाउ कैन वी फाइट बैक। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जब बांग्लादेश बनना था, यू नो दैट अर्लियर इट वाज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, इतना चलो डिटेल में क्या जाना। देयर वर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, फिर लड़ाई वड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, इनकी बनी नहीं आपस में एंड 2 डिफरेंट जगह पे प्रपोर्शंस थे। तो ऐसा किसी भी कंट्री का नहीं चल पाता, इनका भी नहीं चला एंड फिर ये माइग्रेट होने लग पड़े बिकॉज यहाँ पर ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस हो गए थे। तो वो बांग्लादेश के जो लोग थे वो इंडिया में, जो अब करंट बांग्लादेश के लोग हैं वो माइग्रेट होने लग पड़े इंडिया में। तो इंडिया लाइक सॉर्ट ऑफ फाइट विद, इन्होंने लाइक इंडिया ने अपनी जगह दे दी, उनको एंटर करवा लिया था। तो सॉर्ट ऑफ एक लड़ाई हो गई थी जिसमें पाकिस्तान का जो साथ था वो यूएसए ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था एंड वहाँ पे ट्रूप्स वगैरह अपने सेंड कर दिए थे, बॉम्ब्स ये वो कर दिए गए थे। ऑल्दो इंडिया के साथ था रशिया उस टाइम पे बिकॉज देयर वाज अ ट्रीटी साइंड इन बिटवीन इंडिया एंड रशिया ने हेल्प आउट करा था एनीवेज, बट वी वर डिपेंडेंट फॉर वीट, फूड ग्रेन्स के लिए हम डिपेंडेंट थे किस पे, यूएसए पे। तो यूएसए ने इंडीड इट हैपेंड इन 1965 जब यूएसए ने थ्रेटन करा कि स्टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन टू इंडिया, फिर डिड नॉट स्टॉप देन वॉर विद पाकिस्तान। इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, इस वजह से इंडिया ने फूड प्रोडक्शन को सेल्फ सफिशिएंसी में कन्वर्ट, मतलब कि हम फूड ग्रेन जो है वो खुद प्रोड्यूस करेंगे ताकि अनसर्टेनिटीज़ को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब अब ये जो शॉर्ट पीरियड प्लान्स हैं वो क्या क्या थे, हमारे पास इसके 9 पॉइंट्स हैं। इसका जो आप टेबल है ना, अगर टेबल से समझना चाहो तो आप ज़्यादा इजीली समझ पाओगे, दैट इज़ लाइक अच्छे से समझा रखा है। तो फर्स्ट प्लान लॉन्च किया गया था अप्रैल 1, 1951, मार्च 31, 1956। तो पहला प्लान 1951 टू 1956 लॉन्च करा गया था। 1951 टू 1956 में एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। फिर 1956 से 1961 तक नया प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई। 1961 टू 1966 सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इनइक्वालिटी में रिडक्शन था। फिर ब्रेक दिया गया था या 3 एनुअल प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स लॉन्च करे गए थे। उसमें 4th प्लान में एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी था। 1974 टू 79 में रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स विद द फोकस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद 80 टू 85 में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सारे प्लान्स दे रखे हैं। 3 पॉइंट्स किसी भी याद रख सकते हो। उसके बाद फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड अंडर प्लानिंग टिल 1991, इसको वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।